हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीक्वेंस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी और आज अपनी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद अपना सीक्वेंस सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो, पहला क्वेश्चन अपने पास, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर हम एपी की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो एपी है ये, ठीक है। और दूसरा कह क्या रहा है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज 6:11 एंड 7th टर्म लाइज इन बिटवीन दिस एंड दिस, देन द फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब का है? जे एडवांस 2015 का है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, मतलब कि S7 अपॉन टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, ये दिया हुआ है अपने को कितना? 6:11। ठीक है, अब देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे लगाओ 7/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 6 इंटू डी इज इक्वल्स टू 6 हो गया। ठीक है, अपॉन 11 टर्म्स का सम निकालेंगे तो 11/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस 5D अपॉन 11। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? सब बढ़िया चल रहा है एकदम। तो देखो कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया अपने पास? ये 7 उठ के नीचे आ जाएगा, तो 2A प्लस 6D अपॉन 2A प्लस 5D, ये बराबर आ गया 6/7 के। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 7 इधर जाएगा तो 14A आ गया। 7 इंटू 6 42 इज इक्वल्स टू इधर जाएगा 12A प्लस 6 इंटू 5 30D। ठीक है, 12 इधर आ गया तो ये 2A हो गया, ये 42 उधर उठ के जाएगा, माइनस का 12D हो गया। तो A की वैल्यू कितनी हो गई अपनी? माइनस का 6D। ठीक है, A निकल के आ गया यहाँ से। कोई परेशानी? और भी कुछ डाटा दिया हुआ है क्या सर? देखो और डाटा क्या दिया हुआ है अपने को कि 7th टर्म जो है वो लाइज बिटवीन 130 एंड 140, और दूसरी कंडीशन एक और भी दी हुई है कि जो सारी टर्म्स हैं इसकी वो क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, सारी टर्म्स नेचुरल नंबर हैं, तो ये ध्यान रखना है अपने को। तो इसका मतलब क्या हो गया? सारी टर्म्स अगर नेचुरल नंबर है तो A प्लस D, A प्लस 2D, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, चलो तो 7th टर्म जो है वो 130 से 140 के बीच में है। 7th टर्म जो है वो 130 से 140 के बीच में है। देखो 130, 7th टर्म क्या होती है सर? A प्लस 60। गलत लिख दिया क्या कुछ? ये तो सही किया है ना? 6 इंटू 5 30D, 7 कुछ तो मिस्टेक हुई है, कहाँ हुई है? अच्छा हाँ, देखो ये वाला पार्ट देखो, फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है सर यहाँ पे? 11, तो ये 5 नहीं आएगा, ये 10 आएगा। ठीक है, तभी मैं सोचूं कि कुछ तो मिस्टेक हुई है। तो देखो अब क्या बचा? ये 5 नहीं है, ये 10 है। अब सब ठीक आएगा। तो देखो ये कितना हो गया? 12A प्लस 60D। ठीक है, और अब ये कितना आ जाएगा अपना? अब ये आ जाएगा अपना 2A इज इक्वल्स टू 18D आ जाएगा। 60D हो गया। ठीक है, 48, हाँ 18D आएगा। अब भी कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है? ये 60 ठीक है, 2A प्लस 10D ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 से 11, 6/7 ठीक है, ये 12 हो गया, ये 60 हो गया, 12 हो गया, 60 हो गया, और सब बढ़िया है ना? तो ये आ गया 12A, और 42 इंटू 8 50, हाँ 18D आ गया। तो यहाँ से A अपना जो है वो कितना हो गया? 9D के बराबर आ रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? अब देखो जब A अपना 9D के बराबर है और अपने को A7 जो है वो चेक करना है कि किस किस के बीच में है? 130 से 140 के बीच में। ठीक है, तो ये 130 है। A की वैल्यू कितनी है सर? 9D। 9D प्लस 6D कितना हो जाएगा? 15D हो जाएगा। अब अपने को ना क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर? कि सब नेचुरल नंबर हैं, मतलब कि A नेचुरल नंबर है, A प्लस D भी नेचुरल नंबर है, A प्लस
2d भी नेचुरल नंबर है, ये सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अगर ये सब नेचुरल नंबर है, जैसे कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अगर मैं इनका डिफरेंस भी करूं वो भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इनका डिफरेंस क्या है सर, d। तो इसका मतलब क्या हो गया कि d भी क्या है, एक नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि d भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब ये पता करो कि ऐसा कौन सा d मैं रखूं, ऐसी कौन सी नेचुरल नंबर वैल्यू वाली रखूं d की जो इन दोनों के बीच में आ जाए। तो सिंपल सी बात है भाई कि d अगर मैं 8 रखूंगा तो कितना आएगा, 15 इंटू 8 120, तो 8 तो नहीं होगा, 9 रखा, 15 इंटू 9 135 जो दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब अपना d कितना आ गया सर, 9, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। समझ गए। अपने को पूछा क्या था सर, कॉमन डिफरेंस ही तो पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस तो अपना निकल गया डायरेक्ट। सो कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस इज 9, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आसान क्वेश्चन था वैसे, कोई ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ही टिपिकल हो या कुछ और हो, आसान प्रॉब्लम था, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ये क्वेश्चन जो है ये सिर्फ फॉर्मूला पे बेस्ड था, मैंने आपको ये आइडेंटिटी रिवाइज कराने के लिए ही ये क्वेश्चन लिया था, ठीक है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपने पास आता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड उसकी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने मान ली, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गई अपनी, थोड़ा सा इसको मैं साइड में रख देता हूँ, बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसके बाद बोला कि एक सर्कल इंस्क्राइब करो। अगर सर्कल इंस्क्राइब करना है कहाँ पे, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ सर्कल इज इंस्क्राइब इन विच एन अगेन, और एक सर्कल इंस्क्राइब करने के बाद फिर वहां पे फिर दोबारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनानी है, फिर सर्कल बनाना है, और ऐसे ही चलते रहना है, ठीक है। तो देखो ये ट्रायंगल बना दिया अपन ने, अब एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है, बना दो। ये अपना बन गया सर्कल, ठीक है। अब क्या करना है, फिर एक ट्रायंगल बनानी है, ये ट्रायंगल बना दी। अब क्या करना है, फिर एक सर्कल बनाना है, ऐसे ही चलते रहना है, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल बनेगी, फिर एक सर्कल बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी हुई है, 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ओवरऑल क्या मतलब हुआ कि इसकी जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अगर हम इस बाहर वाली ट्रायंगल का ABC का एरिया निकालना चाहें, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका जो एरिया आएगा वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। साइड कितनी है सर, 3। ये फॉर्मूला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। √3/4 एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना एरिया आ गया सर, ये 9 इंटू 9 √3/4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। अब हमें क्या करना होगा कि जो अंदर वाला सर्कल है इसका रेडियस निकालना होगा, तभी तो कुछ बात बनेगी भाई। अगर हम उसका रेडियस ही नहीं निकाल पाएंगे तो देखो कैसे निकाल सकते हैं सर, हमें पता है क्योंकि इन सर्कल है, और इन सर्कल के लिए सर फॉर्मूला होता है अपने पास डायरेक्ट डेल्टा/S होता है सर, बिल्कुल होता है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि हम इसमें ज्योमेट्री वगैरह लगाएं, जब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हैं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, ठीक है सर, करिए। तो R होता है डेल्टा/S, जहाँ पे डेल्टा होता है एरिया, तो एरिया अपने को इसका पता है कितना, 9 √3/4 इंटू में S क्या है सर, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होगा सर, पैरामीटर अपॉन 2। पैरामीटर कितना होगा, 3 इंटू 3/2, मतलब कि 9/2, बिल्कुल सही। तो R देखो यहाँ से कितना आ गया, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 उठ के ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा अपना √3/2 आ जाएगा। तो जो अंदर वाला सर्कल है इसका रेडियस अपने को मिल गया, मतलब कि मैं इसको नाम दे देता हूं R1, क्योंकि पहला सर्कल है। समझ गए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। और अगर मैं इसका अब एरिया भी निकालना चाहूं, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो वो कितना आ जाएगा सर। आप एरिया क्यों निकाल रहे हैं, तो भाई इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना है, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल सर्कल्स और सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों निकालना है। तो ट्रायंगल तो मैंने एक बार तो निकाल लिया है, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, सर्कल का एरिया निकाल रहा हूँ। तो वो कितना हो जाएगा, पाई रेडियस का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि कितना आ गया 3/4 पाई,
ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल का निकल गया। अब पहला सर्कल का निकल गया है तो अब अपने को सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल है उसकी साइड चाहिए, ऐसे ही थोड़ी ना निकल जाएगी वो भाई। अब देखो उसके लिए क्या करें सर, देखो ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की अगर मुझे साइड निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये R1 पता है, बिल्कुल पता है सर, ये मुझे पता है 30 डिग्री है, बिल्कुल। ये कितना हो जाएगा, अगर मैं ज्योमेट्री लगा लूँ तो यहाँ से सर ये हो जाएगा R1 cos 30, और पूरी साइड कितनी हो जाएगी, पूरी साइड हो जाएगी सर 2R1 cos 30। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, तुम ही बताओ। यस सर सही कह रहे हैं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो पूरी साइड है अपनी वो कितनी हो जाएगी भाई, देखो ये पूरा कितना है 30 डिग्री है। यस सर सही कह रहे हो। हमें चाहिए क्या, इस सर्कल का रेडियस अपने को पता है सर √3/2 है। देखो अगर ये R1 है, ये हमने एक बीच सेंटर से ड्रा कर लिया परपेंडिकुलर, तो ये वाली जो साइड है वो कितनी हो जाएगी R1 cos 30, तो सिमिलरली ये भी R1 cos 30। तो जो साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, साइड ऑफ सेकंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो कितनी हो गई भाई 2R1 cos 30, बिल्कुल सही। अब देखो 2 इंटू R1 कितना है सर √3/2, cos 30 कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गई वैल्यू 3/2 आ गई। जब ये अपने को 3/2 मिल गया है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो क्या होता है सर √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये क्या था 3 का होल स्क्वायर था, ये 3/2 का होल स्क्वायर है। अब क्या करना है, जब हमें ये साइड मिल गई तो इसके अंदर का जो एरिया होगा, मतलब जो सर्कल बनेगा, तो अब क्या कहते हैं हम, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2। R2 क्या होता है सर ΔS, ठीक कह रहा हूँ। यस सर। देखो डेल्टा क्या है सर √3/4 इंटू साइड में मान लेता हूँ यहाँ पे कि 3/2 का होल स्क्वायर है, और सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3/2 और इसका जस्ट आधा, तो कितना हो गया भाई 9/4 इंटू √3/4 अपॉन 9/4। ये 9/4 से 9/4 कैंसिल, तो कितना आ गया √3/4 आ गया ये, ठीक है। अब ये R2 मिल चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी उसका अगर निकालूँ तो सेम पैटर्न बनेगा। तो जो साइड होगी अपनी थर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो हम ऊपर वाले से ही देख के अगर कहें तो कितनी आ रही थी 2 इंटू बस R1 की जगह क्या हो जाएगा R2 इंटू cos 30। यस सर। तो cos 30 क्या होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3R2 हो जाएगा ये। यस सर, ठीक है। अब ये अपना R2 क्या था √3/4, तो कितना हो गया 3/4। तो बेसिकली आप अगर एक पैटर्न देखो तो पैटर्न क्या है सर कि जो पहली जो साइड थी वो 3 थी इक्विलैटरल ट्रायंगल की, जो दूसरी आई वो हो गई 3/2, और जो तीसरी हो गई वो क्या हो गई उसकी भी आधी। तो मतलब पैटर्न क्या है सर, पैटर्न ये बन रहा है भाई कि जो साइड है वो आधी होती जा रही है। तो देखो अगर अब मुझसे कोई ये कहे कि सम ऑफ एरियाज निकालो सारी इक्विलैटरल ट्रायंगल का, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो क्या बन जाएगा भाई, देखो √3/4 तो सब में कॉमन है। अब साइड जो है वो आधी होती जा रही है, तो पहली जो साइड थी वो 3² थी, फिर क्या बनी 3/2 का होल स्क्वायर बनी, फिर क्या बनी 3/4 का होल स्क्वायर बनी, ऐसे चलती जा रही है। और कहाँ तक जानी है, क्योंकि इसमें लिखा है सो ऑन, मतलब कि इनफाइनाइट, कहीं रुकना नहीं है, ठीक है सर। अब देखो √3/4, अगर यहाँ से मैं 9 कॉमन निकाल लूँ बाहर, तो ये क्या बना 1, ये क्या बना 1/4, ये क्या बना 1/16, ये क्या बना इनफाइनाइट, और ये क्या है अपनी जीपी है भाई ये। यस सर जीपी है। तो भाई अगर ये जीपी है तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है सर, एस इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है A/1 - R, ठीक है। यहाँ पे A क्या है सर फर्स्ट 1 - R, R मीन्स कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या आ रहा है सर, दो टर्म्स को डिवाइड कर लो, 1/4 को 1 से डिवाइड किया तो 1/4 ही आ गया। तो 9√3/4 इंटू 4/3, ठीक है। तो ये क्या आ गया भाई 3√3। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये अपना आया है सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या ऑप्शन में है
3√3 है भाई, तो अपना ये वाला ऑप्शन सही हुआ। अब सर्कल पे चलते हैं। तो सर्कल में क्या पैटर्न है भाई? सर्कल में भी भाई सेम ही पैटर्न है, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल सर्कल्स। तो सर्कल में भी क्या पैटर्न हो रहा है भाई? सर्कल में भी आधा होता जा रहा है। देखो R1 पहला रेडियस निकाला √3/2, सेकंड रेडियस निकाला √3/4, मतलब कि 2 से डिवाइड होता जा रहा है। तो हर किसी में यही पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। तो देखो पाई इंटू R1², तो R अपना कितना था भाई? √3/2 का होल स्क्वायर। R2 कितना था भाई? √3/4 का होल स्क्वायर। ऐसे ही R3 क्या है भाई? √3/8 का होल स्क्वायर। तो पैटर्न यही है। अब √3 का होल स्क्वायर तो बाहर निकाल लेता हूँ, तो 3 पाई हो गया। अंदर क्या बचा? 1/4, 1/16, 1/64, ऐसे ही इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये भी क्या है? अपनी जीपी है। यस सर। अब ये भी जीपी है, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा लो कि a मतलब कि 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4। सोल्व किया तो 3 पाई इंटू 1/3। ओवरऑल आंसर कितना आ गया? पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो ऑप्शन है क्या? है सर, बिल्कुल है। तो सेकंड और थर्ड इसमें आंसर आ गए अपने। तो ये क्वेश्चन आसान था, कर सकते थे आप, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, बस थोड़ा क्वेश्चन दिखने में थोड़ा अजीब था कि ट्रायंगल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, ऐसे चलते जाओ कंटिन्यूसली। तो दिखने में हार्ड है, लेकिन सोल्व करोगे तो बेहद ही आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने पास कि ए बी सी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स ही दिख रहा है, और ये वाली जो फॉर्म है इसको देख के अपने दिमाग में आना चाहिए कि ये कुछ अपने से आइडेंटिटी तो नहीं लगवा रहा है, वो AM GM और ये सब वाली। हो सकता है लगवा रहा हो, कुछ कह नहीं सकते। देखो अपने को दिया हुआ क्या है कि A/B + C प्लस B/C + A प्लस C/A + B इज इक्वल्स टू 3/2। यस। अब एक काम करो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो ये ऊपर A + B + C बनेगा, यहाँ पे भी A + B + C बनेगा, यहाँ पे भी वही बनेगा। तो एक काम करता हूँ मैं कि एडिंग 3 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ 3 जोड़ देता हूँ मैं। इससे क्या होगा भाई? इससे ये होगा कि A/B + C + 1 B/C + A + 1 प्लस C/A + B + 1 इज इक्वल्स टू 3/2 + 3। ठीक है, अभी देखो ये क्या बन गया? A + B + C अपॉन B + C, फिर A + B + C अपॉन C + A, फिर A + B + C अपॉन A + B इज इक्वल्स टू 9/2। करेक्ट है। A + B + C बाहर आ गया, क्या बन गया यहाँ पे? 1/A + B, 1/B + C, 1/C + A इज इक्वल्स टू 9/2। करेक्ट है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? निकालना क्या है अपने को? ये अब हम क्या लगा लें इसमें? तो देखो एक काम करते हैं हम कि हम लगाते हैं AM > HM वाली टेक्निक। उससे क्या होगा पता चलेगा, AM और HM। तो देखो AM निकाला सबसे पहले, तो A + B प्लस B + C प्लस C + A अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अपॉन 1/A + B। सर यही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अपने पास यही टर्म्स दिख रही हैं भाई, इसलिए 1/B + C 1/C + A। इधर उठा के ले गया मैं, तो ऊपर वाला तो ट्वाइस ऑफ A + B + C बन गया, ये उठ के इधर और आ गया, तो 1/A + B प्लस 1/B + C प्लस 1/C + A ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 9 हो गया। सही कह रहे हो सर। अब 2 भी उठ के उधर ले जाता हूं मैं। ठीक है, ले जाओ सर। ले गया, तो कितना आ गया? 9/2 आ गया। अब ये 9/2 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2, और यहाँ पे लिखा है ऊपर, हमने प्रूफ किया है कि ये इक्वल टू 9/2 है यहाँ पे 9/2। तो हमें पता है कि अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को कंसिडर करूं तो इक्वलिटी कब होल्ड होती थी? इक्वलिटी तब होल्ड होती थी जब हमारी जो टर्म्स हैं वो सब क्या आ जाएं? सेम आ जाएं। इक्वलिटी कब होल्ड होती थी? जब टर्म्स क्या आ जाएं? सेम आ जाएं। भाई सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? तुम ही बताओ। यस सर। तो भाई साहब इक्वलिटी तब ही होल्ड हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि A + B और B प्लस, क्या लिखा मैंने ये, कि
हाँ ठीक कह रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे अपने को जो गिवन टर्म है उसी में हम क्या कर सकते हैं कि जो कि हमारी सारी टर्म्स अगर सेम आ रही हैं तो इसका मतलब हो गया कि ए बी सी सब क्या है, सेम है। ऐसा कब हो सकता है, जब सारी टर्म्स क्या हो, सेम हो। और अगर सारी टर्म्स सेम होंगी, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन टर्म्स आर सेम। ठीक है, अब अगर टर्म्स सेम है तो इसका मतलब ए बी सी सब सेम हो गया। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर। तो भाई जब सब सेम ही है तो यहाँ पे चेक कर लो। तो चेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो देखो ये अपना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 इंटू, देखो इक्वलिटी होल्ड कब होगी, जब सारी टर्म सेम होंगी। ठीक है, अब जब सारी टर्म सेम है इसका मतलब अपने पास क्या हो गया कि ए और बी और सी सब क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बी सी 1/ABC। तो क्या सर ऐसी कोई एक वैल्यू होगी जो हम स्पेसिफिक वैल्यू निकाल सकते हैं? यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं होगी भाई, क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ए बी और सी अगर कुछ भी हो जाए, जैसे मान लेता हूँ अगर मैं ए बी सी को अगर मैं 1 मान लूँ तो ये 1/2 सेटिस्फाई होगा। और फिर अगर मैं 2 मान लूँ ए बी सी को तो 2/4, तो ये तो कुछ भी आ सकता है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा भाई ये क्वेश्चन में कि ऑप्शन दिए हुए थे क्या, शायद ऑप्शन दिए हुए होंगे। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ भाई ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, तो ऑप्शन लिख लो कि ऑप्शन है अपना 85/4, सेकंड है 1, थर्ड है 17/4, फोर्थ ऑप्शन है 65/8। ठीक है, अब इनमें से बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आ सकती है। ठीक है, देखो अब अपने पास इसमें लिखा है कि ए बी सी सब बराबर आ गए हैं, और ए बी सी उसमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो अगर ये सब पॉजिटिव इंटीजर है तो मान लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो 1 से शुरू होता है, तो ये 1 मान ली मैंने। तो अगर ये 1 हो गया तो ए बी सी अपॉन 1/ABC कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन 2 तो ऑप्शन में नहीं है। हाँ 2 तो ऑप्शन में नहीं है, यस। तो इसका मतलब 1 तो नहीं मानना। अगर ए बी सी को मैं 2 मान लूँ तो ए बी सी कितना हो गया, 8 आ गया, और 1/ABC क्या हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 65/8। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ ये ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो सकता है अपना। तो ऐसे ही बाकी हो सकते हैं क्या, चेक कर लो, क्योंकि बाकी नहीं होंगे। कैसे पता चला, चेक कर लो। अगर 3 रखूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 27 + 1/27, और यहाँ पे तो किसी का भी डिनोमिनेटर जो है वो 27 नहीं है, तो इसलिए नहीं हो सकता बाकी ऑप्शन। तो एक ही पॉसिबल ऑप्शन है, समझ गए? तो इसमें आपकी वो आइडेंटिटी भी यूज़ हो गई है जिसमें AM > HM हमने पढ़ा था। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, सब बढ़िया एकदम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास कि हमारे पास 3 पॉजिटिव अनइक्वल क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे अनइक्वल लिखा है, तो ये दिमाग में रखना है। जैसे हमने ऊपर इक्वल मान ली थी ना एक कंडीशन आने के बाद, तो यहाँ पे इक्वल तो है ही नहीं। ठीक है, और लिखा है कि ABC HP में है, देन वी मस्ट हैव A⁴ अपने को प्रूफ क्या करना है कि A⁴2008 + B⁴2008 ये > 2B⁴2008 है, ये चेक करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो अपने को ये कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, कर सकते हैं क्या, देखो सबसे पहली चीज़ हमें लिखा हुआ है कि A⁴2008। ठीक है, सबसे पहले तो इसी को लिखो कि अगर मैं मान लूँ कि अपने पास 2 टर्म्स हैं, A⁴2008 मतलब कि मैंने आइडेंटिटी लगाई AM > GM वाली। ठीक है, AM > GM, A⁴2008 + B⁴2008 अपॉन 2 > = दोनों का रूट AB⁴2008। सही कह रहा हूँ? यस सर, सही बोला आपने। और इसी को यहाँ पे AB लिखा है मैंने, सही लिखा है क्या? क्वेश्चन शायद गलत लिखा है, क्योंकि ये AB दोनों AB कैसे हो सकते हैं, एक तो C होना चाहिए। अगर यहाँ पे C होगा तो ये √B और ये √AC
हाँ ये सी आएगा भाई, गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये सी आना चाहिए, ठीक है, ये सी होगा। तो सी का ए का पावर 2008 प्लस सी का पावर 2008, इससे बड़ा प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। दोनों भी कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों ही बी होते तो फिर हम इसको ट्वाइस लिख ही क्यों रहे हैं, यही प्रूफ करना हो जाता है कि ए की पावर 2008 ग्रेटर देन बी का पावर 2008, समझ गए? यस सर। देखो ये हो गया अपना ए सी का पावर 2008, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि ए का पावर 2008 प्लस सी का पावर 2008 ग्रेटर देन आ गया, इक्वल टू तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता क्योंकि टर्म्स कैसी हैं, अनइक्वल हैं, तो ये तो हटा ही देता हूँ मैं, ठीक है। ट्वाइस ऑफ रूट ए सी और इसका पावर 2008, सही कह रहा हूँ? यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। और एक चीज़ और देखो आप कि अपने को पता है, क्या पता है अपने को कि एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम वाली, पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। तो वहाँ से क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो बी स्क्वायर है वो ए सी से बड़ा होगा, कह सकता हूँ क्या? बिल्कुल कह सकता हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, होनी नहीं चाहिए। जब नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ पे जी एम क्या है, क्योंकि अपने पास जो टर्म्स थी वो क्या है, ए और सी। यस सर, अगर मैं मान लूँ अपने पास ए बी सी है, इनका अगर मैं अपन जी एम और एच एम निकाल रहे हैं तो इनका रूट्स, इनका जी एम क्या होगा सर? इनका जी एम होता है पहले दोनों का प्रोडक्ट और उसका रूट, बिल्कुल। तो ये रूट ए सी आ गया, और क्योंकि अपने को लिखा हुआ है कि ए बी सी किसके अंदर है, एच पी के अंदर है, तो यहाँ पे एच पी के अंदर है तो इनका एच एम क्या होगा, मिडल टर्म। तो रूट ए सी जो है वो बड़ा होगा बी से, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, बेहद ही आसान है तो। यस, जब रूट ए सी अगर बी से बड़ा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि रूट ए सी की पावर 2008, क्योंकि सब पॉजिटिव है तो ये भी तो बड़ा ही होगा, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। जब ऐसा मैं सही कह रहा हूँ तो क्या मैं यहाँ फर्स्ट वाली इक्वेशन से ऐसा नहीं लिख सकता कि ए का पावर 2008 प्लस सी का पावर 2008 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और रूट ए सी ग्रेटर की पावर 2008 को मैंने ऐसे लिख दिया? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सेम ही तो बन रहा है। यस सर, यही तो प्रूफ करना था अपने को। देखो ए का पावर 2008 प्लस सी का पावर 2008 ग्रेटर देन 2b का पावर 2008, यही तो प्रूफ कर दिया। यस सर, आसानी से हो गया। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो क्या है, सही है। और ए एम ग्रेटर देन जी एम एच एम फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ये तो आइडेंटिटी होती है और हमने ये आइडेंटिटी यूज़ भी करी है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टेटमेंट फर्स्ट का। कोई परेशानी इसमें, क्वेश्चन आसान था, बेहद ही आसानी से हो गया है। यस सर। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, कितने प्रॉब्लम बच गए हैं, एक लास्ट ही प्रॉब्लम बची है, ठीक है। इस प्रॉब्लम के बाद अपना सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक सी एक सर्कल है जिसका सेंटर पी नोट है, सी एक क्या है, सर्कल है। सबसे पहली बात तो एक सर्कल बना लो, सी सर्कल बना दिया, सेंटर उसका पी नोट है, तो सेंटर उसका पी नोट है, ठीक है, सेंटर बना दिया, और ए बी डायमीटर है, तो डायमीटर भी बना दो और सेंटर भी बना दो। ये हमने डायमीटर बना दिया और ये सेंटर बना दिया, ये ए बी हो गया और ये पी नोट हो गया, ठीक है। अब आगे लिखा है सपोज P1 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट P नोट इंटू बी, इसका मिड पॉइंट है P1, इसका मिड पॉइंट हो गया P1, ठीक है। एंड P2 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट P1 भी, यहाँ P2 आ रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब जैसे अपन ये P2 आएगा तो यहाँ पे एक और आएगा जिसका नाम क्या होगा, P3 होगा, फिर एक और आएगा जिसका नाम P4 होगा, ऐसे चलते रहना है, ठीक है। लेट C1 बी टू द C1 C2 C3 बी द सर्कल्स विद डायमीटर P नोट P1, C1 जो है वो इनका डायमीटर A बनाना है, ठीक है। ये अपना हो गया C1, C2 जो है वो P1 P2 वाला है, ये C2 हो गया, ठीक है। फिर C3 जो है वो P2 P3 वाला है, ये C3 हो गया। इसी तरीके से चलते रहना है, ठीक है, आगे कंटिन्यूसली। सपोज द सर्कल्स C1 C2 एंड C3 आर ऑल शेडेड, ये सब शेडेड एरिया हैं, मतलब इनको सबको शेड कर देना है, ठीक है भाई, कर देते हैं शेड C1 C2 C3 को,
कर दिया शेड, इसको भी कर दिया शेड, इसको भी कर दिया शेड, ऐसे ही आगे जितने भी होंगे उनको भी शेड कर देना, ठीक है। और अपने को फिर निकालना क्या है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन ऑफ सी टू दैट ऑफ ओरिजिनल सर्कल, ये ओरिजिनल सर्कल है तो, और इसका रेशियो और अनशेडेड मतलब कि जो शेड हमने कर रहे हैं इसको हटा के जो बच गया उसका वो निकालना, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये पता ही है कि हमें क्या करना होगा, सिर्फ शेडेड एरिया निकालना होगा। उसमें से अगर टोटल में से हम शेडेड एरिया घटा देंगे तो अनशेडेड मिल जाएगा, तो वही करना है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो हम मान लेते हैं कि जो बड़े वाला सर्कल जो है उसका रेडियस क्या है, लेट रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल या लार्जेस्ट सर्कल, लार्जेस्ट सर्कल कह देता हूँ मैं, कि उसका रेडियस मैंने मान लिया r है, ठीक है। करेक्ट है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी जो है वो अपना कितना r हो जाएगा, 2r हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अब देखो जब इसका मतलब ये होगा कि पी नोट, अगर मैं यहाँ से पी नोट बी लिखूँ तो वो कितना है, r है। तो पी नोट बी अगर r है तो पी नोट पी वन वो कितना हो जाएगा, r/2, क्योंकि मिड पॉइंट है, यस। ऐसे ही अगर पी नोट पी वन r/2 है, पी नोट पी वन r/2 है, तो अगर मैं इसका रेडियस की बात करूं, रेडियस ऑफ C1 वो कितना हो जाएगा, r/4, ठीक कह रहे हो। तो एरिया ऑफ सर्कल C1 मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल C1 इसका रेडियस कितना हो जाएगा, पाई इंटू r/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं C2 की बात करूंगा तो रेडियस ऑफ C2 कितना हो जाएगा। अब देखो P2 क्या है, मिड पॉइंट है P1 और B का, तो P1 B कितना था, r/4 और उसका मिड पॉइंट, तो मतलब r/ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, तुम बताओ। देखो ये पूरा कितना था r, तो P1 से लेके B तक ये भी कितना हो गया, r/2 हो गया, ठीक कह रहा हूँ, यस। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। तो P नोट और P, ये जो P2 है, P2 क्या है, मिड पॉइंट है P1 और B का, P2 क्या है, मिड पॉइंट है P1 और B का, और P1 B कितना है, r/2, तो P1 P2 कितना हो जाएगा, r/4, और P1 P2 क्या है सर, डायमीटर है C2 का, यस। P1 P2 क्या है, डायमीटर है C2 का। तो अगर मुझे रेडियस निकालना होगा C2 का तो वो r/4 का भी आधा हो जाएगा, मतलब कि r/8 हो जाएगा, यस सर। और अगर मैं अब इसका एरिया निकालूं तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू r/8 का होल स्क्वायर। ये क्या है, रेडियस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल C2, ठीक है। ऐसे ही अगर अब रेडियस ऑफ सर्कल C3 की कोई बात करें तो वो कितना हो जाएगा, देखो P2 इंटू बी, P2 इंटू बी कितना हो जाएगा, P1 P2 जितना ही होगा, r/4 ही होगा, यस। और P3 जो है वो मिड पॉइंट है, तो P2 P3 कितना हो गया, r/8, ठीक है। और इसका अगर मैं रेडियस निकालूंगा, क्योंकि ये डायमीटर है, ये डायमीटर है सर्कल C3 का, तो अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, r/8 इंटू 1/2, मतलब कि कितना, r/16। तो ऐसे ही A3 जो एरिया ऑफ सर्कल C3 आया वो कितना होगा, पाई इंटू r/16 का होल स्क्वायर। तो एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, सब अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है, आगे सिर्फ ऑब्जर्व करो। सम ऑफ ऑल शेडेड पोर्शन वो कितना बनेगा उसको देखो। देखो पाई तो अपने पास है ही, रेडियस लिखना है, पहले का कितना था, r/4 का होल स्क्वायर, सेकंड का कितना है, r/8 का होल स्क्वायर, थर्ड का कितना है, r/16 का होल स्क्वायर। ऐसे ही लिखते चलो इनफाइनाइट तक। अब देखो पाई r²/16 तो मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या है अपने पास यहाँ पे 1/4 1/16 ऐसे ही बचा है, यस सर। ये GP है, ये सेम वैसा ही बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा ही, यस सर। तो a/1 - r, तो पाई r²16 इंटू 4/3। तो यहाँ से ओवरऑल जो अपना आंसर आया वो कितना आया, पाई r²/12। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये शेडेड पोर्शन आया। लेकिन अपने को जो रेशियो पूछा है वो किसका पूछा है, एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन बताओ। तो अनशेडेड कितना हो जाएगा, टोटल एरिया में से, टोटल एरिया कितना है, पाई r² है, उसमें से घटा क्या दो, पाई r²/12, बचा कितना, 11 पाई r²/12, बचा कि नहीं बचा। और पूछा है अपने से एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन टू दैट ऑफ
एरिया ऑफ ओरिजिनल सर्कल। ठीक है, तो ये कितना आया 11 पाई आर स्क्वेयर अपॉन 12 अपॉन पाई आर स्क्वेयर, तो 11/12 आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं सर। तो देखो भाई, सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम बनती थी जो थोड़ी सी टफ हो सकती थी आप लोगों के लिए, वो हमने देख ली हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कौन सा लेक्चर हम शुरू करते हैं, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंस सीरीज़ ख़त्म, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।